जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज के तहत आज डे 27 है, जो कि 4 मार्च को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो चलिए इसे हम लोग कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसके रिगार्डिंग जितने भी होमवर्क है ना, वो सारे मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, और जितने भी PDF है वो सबका सब दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए ला सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डे 27 है, तो इसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया है। यह कितनी ऊंचाई पे अवस्थित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सिंकुला सुरंग है ना, वो सिंकुला दर्रा पे बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह दर्रा क्या करेगी कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र से लद्दाख का जास्कर क्षेत्र को ये कनेक्टिविटी को ये जोड़ेगी। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 5800 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं पे इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस सुरंग का निर्माण किया जाएगा BRO के द्वारा। देखिए, BRO की बात करते हैं ना, तो जैसे कि ये भारत है, ठीक है। तो भारत का ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, उत्तर भारत या फिर पूर्व भारत, तो BRO का ये काम है ना कि इनके जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे सड़क का मैनेजमेंट करे, सड़क सुरक्षा वगैरह जो कार्य है सारा का मैनेजमेंट किनके द्वारा किया जाता है? तो BRO के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकी स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखिएगा, श्रमेण सर्वम साध्यम इसका आदर्श वाक्य है। तो यहाँ तक आपको BRO के बारे में ध्यान रखना है। इसी के द्वारा अभी हाल ही में अटल सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसका लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और यह रोहतांग दर्रा पे अवस्थित है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सुरंग से आपको ये 2 फैक्ट ध्यान में रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है? ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का सुरंग है, जिसका नाम है सेला सुरंग। और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जो सेला सुरंग है ना, वो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग से लेके असम के तेजपुर तक को जोड़ेगा, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंची सुरंग बन चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप अटल सुरंग के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं कि अटल सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? BRO के द्वारा किया गया है, पहला। और इसका 9.02 किलोमीटर इसका लेंथ है, और ये रोहतांग दर्रे में अवस्थित है, जो कि मनाली से लेह को जोड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाना, क्योंकि सुरंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? देखिए, भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है महाराष्ट्र में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा ये राजस्थान का जयपुर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे संविधान पार्क है ना, तो इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में खिलौना पार्क का उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। अगर आपसे जनजातीय पार्क पूछेगा तो ध्यान रखिएगा रांची में। अगर आपसे पूछा जाएगा मधुबनी पार्क कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बिहार में। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ध्यान रखिएगा ये बंजारा जो जनजाति थे ना, उनके लिए किया गया था, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी महाराष्ट्र में ही किया गया था। महाराष्ट्र से आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो गाय है ना, उनको उन्होंने राष्ट्र माता के रूप में दर्जा दिया है। तो महाराष्ट्र से ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो UP के वाराणसी में। ये सारे जो है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाला गया था अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी, जिसका नाम एम्बर था, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया था, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2024। इसमें जो डाटा लिया गया था ना, वो 2023 का लिया गया था, ठीक है। इसमें बताया गया था कि भारत जो है ना, वो टोटल विश्व में तीसरे नंबर पर है जहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और ये जापान को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि 2023 में भारत के द्वारा 113 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। वहीं पे अगर जापान की बात करते हैं तो
3 यूनिट ही उन्होंने ऊर्जा का उत्पादन करा था। ठीक है, तो इस अवसर पे भारत जो है वो तीसरा नंबर पे आ जाता है। यहीं पे अगर आपको पूछा जाएगा कि कोयला उत्पादन में विश्व में भारत का कितने नंबर का स्थान है, ध्यान रखिएगा ये भी 3 है, क्योंकि पहले चीन है, दूसरा यूएसए है और तीसरा जो है वो इंडिया है। देखिए यहाँ पे अगर सोलर का यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो सोलर से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सोलर ट्री लगाया गया था पश्चिम बंगाल में, तो इसे ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 100% सौर ऊर्जा से चलने वाले मंदिर कौन है? सूर्य मंदिर गुजरात में। 100% ऊर्जा से चलने वाले एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये कोची एयरपोर्ट है। और सोलर ऊर्जा के उत्पादन में टॉप जो स्टेट है ना वो कौन से हैं? तो वो कर्नाटक हो जाएंगे। ठीक है, इतने आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया गया? ध्यान रखिएगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिसर था ना यहाँ पे किया गया। देखिए अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी बिहार आए थे और इनके द्वारा ये किया गया है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर है ना ये 455 एकड़ में बनाया गया। देखिए नालंदा का स्थापना कब होता है? ध्यान रखिएगा, गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्त के द्वारा किया जाता है। इसी विश्वविद्यालय में हिनसोंग जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जब वो चीन से आते हैं ना उन्होंने महायान शाखा में यहाँ पे स्टडी की थी। ये नालंदा जो है ना यहाँ पे महायान शाखा का काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया जाता था, इसीलिए इसको महायान ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये जो हिनसोंग थे जब इन्होंने महायान शिक्षा ग्रहण किए तब जाके इन्होंने हर्षवर्धन को भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लिया और उनको भी महायान शाखा से जोड़ दिया, जो कि बाद में जाके हर्षवर्धन के द्वारा महायान शाखा के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किए गए थे। तो उसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ पे किया गया? ध्यान रखिएगा, ये जो लचित बोरफुकन है ना इनके बारे में कहा जाता है कि ये असम में थे और असम में एक लड़ाई होता है, उस लड़ाई का नाम ध्यान रखिएगा सराय घाट का युद्ध होता है। ठीक है, ये जो सराय घाट का युद्ध होता है ना ये डेट याद रखिएगा 1671 में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि असम में एक जाति होती है, एक साम्राज्य होता है अहोम साम्राज्य। ठीक है, अहोम साम्राज्य और जो मुगल होते हैं ना उनके बीच में ये युद्ध होता है। इसी युद्ध में अहोमों का जो नेतृत्व है वो सेना कमांडर का नेतृत्व ये लचित बोरफुकन ही कर रहे थे। वहीं पे अगर मुगलों की बात करते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा राजा राम सिंह कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने मुगलों को काफ़ी गंदे तरीके से पराजित किया था। इसके बाद मुगल यहाँ से भाग गए थे, तो इनका जो दान है ना काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। तो इसी के चलते असम में इनकी मूर्ति बनाई गई 125 फुट की और वो भी कांसे की, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? ध्यान रखिएगा गुजरात में किया गया। देखिए ये जो भारत है ना यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात का जो ये आपको पता होगा अरब सागर से ये सटा हुआ है, तो यहाँ का जो द्वारिका द्वीप है ना द्वारिका द्वीप से ओखा द्वीप तक को ये जोड़ेगा। इसका टोटल लंबाई ध्यान रखिएगा 2.3 किलोमीटर है। ये जो बनाया गया है ना इसके जो दोनों तरफ है ना वो भागवत गीता के बड़े बड़े श्लोक लगाए गए हैं। भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी अच्छी जो प्रतिमाएं होती है ना इनका जो पद चिन्ह है ये सब यहाँ पे लगाया गया है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सुदर्शन सेतु का नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली बहु प्रशिक्षित भंडार वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा भारत का जो पहला वाटर मतलब पानी के अंदर ये मेट्रो चलेगी, कहाँ पे शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा कोलकाता के हुगली नदी पे शुरू किया गया। कोलकाता से आपको ध्यान रखना है कोलकाता शहर किस नदी पे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला मेट्रो कहाँ से चला था तो वो भी कोलकाता से ही चला था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 2023 को मोदी जी के द्वारा ये अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए अमृत भारत से आपको ये एक फैक्ट और ध्यान रखना पड़ेगा कि 2021 में एक योजना शुरू किया गया अमृत भारत, और कहा गया कि 2047 तक जब भारत का आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा ना तो इस पीरियड को अमृत काल के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में हम लोग कौन से काल में जी रहे हैं? ध्यान रखिएगा अमृत काल के रूप में हम लोग अभी जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये भारत है, ये केरल का कोची है और यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। तो कोची को लक्षद्वीप से जोड़ने के लिए ये वाला परियोजना किया गया। इसमें क्या होगा ना जब लक्षद्वीप को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि डिजिटल सेवाएं यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो डिजिटल से संबंधित आपको पता होगा ई गवर्नेंस भी भारत में डिजिटल हो चुके, डिजिटल का कितना ज़्यादा महत्व है। तो अगर ये डिजिटल से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं ना वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से देखिए एक और परियोजना आपको ध्यान रखना है, कानी परियोजना, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। कानी परियोजना किस किस को जोड़ेगी, तो ये जोड़ेगी तमिलनाडु से, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसको जोड़ेगी। तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए लक्षद्वीप से क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सा है, तो कवारती है, इसे ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप जो है ना वो 32 द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष कुंभ को मानवता की अमूर्त संस्कृति के विरासत के रूप में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा ये कुंभ का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। तो 2017 में कुंभ को यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बात अगर हम लोग कुंभ की करते हैं ना, तो ये भारत में 4 जगह पे इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 साल में, और 12 का छो साल में भी इसका छोटा वाला वर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला नासिक, दूसरा प्रयाग, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है, तो आप लोग इसे रट जाना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हेनसोंग भारत आते हैं ना हर्षवर्धन के टाइम में, तो इन्होंने एक बुक लिखा था सीयू की। ठीक है, इसमें इन्होंने सबसे पहला वर्णन कुंभ का करा था। देखिए यहाँ पे यूनेस्को की बात करते हैं, तो यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति में टोटल 15 धरोहर भारत के शामिल है, और इसका 15वां लेटेस्ट वाला कौन सा है, तो गरबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विधानसभा के द्वारा हो जनजाति भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ध्यान रखिएगा झारखंड के विधानसभा के द्वारा। देखिए अभी हाल ही में झारखंड का विधानसभा चुनाव हो रहा था, वहाँ पे ये मांग किया गया था। वैसे अगर झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के जो गवर्नमेंट है ना, वो भी केंद्र सरकार से यही कह रहे हैं कि आप हो भाषा को आप 8वीं अनुसूची में शामिल कर लो। देखिए ये जो हो भाषा है ना, ये आपका उड़ीसा झारखंड में तो बोला ही जाता है, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम के जो हो जनजाति है, मुंडा जनजाति, कोल्हा जनजाति और कोल जनजाति, ये सब के द्वारा ये लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। ये 8वीं अनुसूची आया है, तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा, ये आपको पता होगा, लेकिन मूल रूप से टोटल 14 भाषाएं ही थी। इसमें टोटल 3 संशोधन किया गया था। पहला संशोधन किया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को 15 भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। दूसरा संशोधन किया गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें टोटल 3 भाषा को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तीसरा संशोधन किया गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, और इसमें टोटल 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। तो ये फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रट जाइएगा। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कितने ऐसी भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है इंडिया में। तो ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी करंट में ये चर्चे में भी था, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ध्यान रखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के ये ऐसे शासक थे जिनका 2 बार राज अभिषेक होता है। पहला तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा कि इनके टाइम में जो 24 कष्टदायक जो टैक्स था ना, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, और इन्होंने किसानों की जो सिंचाई थी ना, उस पर उन्होंने टैक्स लगाया था, और वो 1/10वां भाग था। और इस टैक्स का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में वो पूछा गया है, हक ए सर्व। ठीक है, हक ए सर्व नामक उन्होंने टैक्स लगाया था। इस बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 5 बड़े नहरों के निर्माण करवाए थे, और 300 नए शहरों का इन्होंने निर्माण करवाया था, जिसमें से कुछ प्रमुख है, उसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे हिसार पूछेगा, फिरोजाबाद पूछेगा, फतेहाबाद पूछेगा, जौनपुर या फिर फिरोजपुर पूछेगा, तो बस आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापित किया। देखिए फिरोज शाह तुगलक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। यहाँ पे क्या होता था ना कि जो विधवा जो महिलाएं होती थी और जो लड़कियां होती थी, उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा किसी के पास दास थे तो वो फिरोज शाह तुगलक के पास ही थे। इन्होंने दीवान ए बंदगा नाम का एक प्रॉपर विभाग ही बनाया था दासों की देख रेख के लिए, और बाद में इनकी बर्बादी का कारण भी वही बनते हैं। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा पर सैन्य संगठन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो मनसबदारी प्रथा है ना, वो 1574-75 में इसकी स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। देखिए अकबर से आपका क्वेश्चन आएगा कि अकबर की जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में इनका जन्म होता है। इनका राज्याभिषेक किया गया था 13 वर्ष की अवस्था में पंजाब के कलनौर में। ये इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट युद्ध
युद्ध होते हैं उसे भी ध्यान रखिएगा। पहला तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 15 नवंबर 1556 को होता है अकबर और हेमू के बीच में। दूसरा युद्ध इनका होता है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 को होता है, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। दोनों युद्ध इनका ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अकबर से आपको ध्यान रखना है, दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? 1562 में अकबर के द्वारा किया गया था। तीर्थ कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था 1563 में। वहीं पे 1564 में इन्होंने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। जजिया कर से ध्यान रखिएगा कि पहला ब्राह्मणों पे किसने कर लगाया था जजिया कर, तो वो फिरोज शाह तुगलक थे। और समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। इनसे ध्यान रखिएगा। दीन इलाही धर्म की स्थापना ये करते हैं 1582 में और इलाही संबत ये चलाते हैं 1583 में। ठीक है, अकबर से इतने सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई तथा डाक प्रथा का प्रचलन करवाया? ध्यान रखिएगा ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। देखिए ये जो ग्रांड ट्रक रोड है ना वो नेशनल हाईवे 1 और 2 पे अवस्थित है। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 जो है ना वो दिल्ली से अमृतसर से दिल्ली को जोड़ती है और जो 2 है ना वो दिल्ली से लेके कलकत्ता तक को जोड़ती है। तो लाहौर से लेके कलकत्ता तक क्या है? ग्रांड ट्रक रोड है। शेरशाह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो उसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के किस खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है? ध्यान रखिएगा ब्रह्मगुप्त को। देखिए ये गुप्ता काल के एक लेखक होते हैं, इनको भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों गुप्ता जो काल है ना, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर के बाद गुप्ता पीरियड आता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लेखक हैं जिनका डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग जितने लेखक हैं ना उसको रट लीजिएगा, लेखक और उनके बुक। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं। पहला तो ध्यान रखिएगा आप लोग क्षेमेंद्र। ठीक है, इनका एक बुक था बृहद कथा मंजरी। वहीं पे यहाँ पे एक सोमदेव थे जिन्होंने कथा सारित सागर लिखा था और ये एग्जाम में एसआई में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा विशाखा दत्त को जिनकी कृति थी या मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट को जिनका संबंध गणित और खगोल शास्त्र से था। इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था और इनका एक बुक था आर्यभट्टियम। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले पाई का मान बताया था, बीजगणित, त्रिकोणमिति, वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। तो ये गुप्ता पीरियड के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेखक हैं और उनके बुक हैं जिससे आप लोग रट जाइएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू को जालियांवाला बाग में इन्हीं के प्रति चर्चा चल रही थी। ठीक है, और यहाँ पे ये वैशाख का दिन था और यहाँ मेला लगा हुआ था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन्होंने आज्ञा दिया था कि जाओ जाके गोली चला लो, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो यहाँ पे शंकरन नायर जो होते हैं ना उन्होंने गुस्से से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया जाता है अंग्रेजों को। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। ठीक है, जब इन्होंने रिपोर्ट दिया तो इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने भी एक अलग कमेटी बनाया मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी। ठीक है, फिर इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। तो बस ध्यान रखिएगा कि किसने इस्तीफा दे दिया था, तो तीनों को आपको रट जाना क्योंकि एग्जाम में तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना है? ध्यान रखिएगा खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1922 तक चलता है। देखिए जब पहला विश्व युद्ध जब हुआ था ना तो वहाँ पे पहला विश्व युद्ध जब खत्म होता है उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। और तुर्की क्या था कि मुस्लिमों का एक गढ़ था जहाँ से पूरे विश्व के मुस्लिम उनको अपना एक आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उन्होंने उनका काफ़ी ज़्यादा अपमान भी किया था। तो प्रत्येक देश के जो मुस्लिम थे ना उन्होंने कुछ कुछ आंदोलन किए थे। तो वैसे भारत के मुस्लिम ने भी करा था। इसमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे और इनका नेतृत्व इनके द्वारा तो किया गया था, लेकिन इसमें समर्थन किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। और इन्होंने एक ऐसा सुनहरा अवसर के रूप में देखा ना कि उनको लगा कि अगर हमने अभी मुस्लिमों को सपोर्ट किया तो बाद में देश की आज़ादी में ये लोग मुस्लिम भी हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसमें इनका साथ दिया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों की एक शिष्टमंडल के द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? ध्यान रखिएगा जब बंगाल विभाजन 1905 में हो जाता है ना के बाद 1906 में जाके आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। स्थापना से पहले ही आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला जाता है, वहाँ पे जाके लॉर्ड मिंटो से मिलता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसी आगा खां को ही चुना गया था, तो उसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना था। ध्यान रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन में बना था। आपको पता होगा दोस्तों कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, तो उसके बाद उसी के गुस्से में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दिया जाता है। और इसका समर्थन कौन करते हैं? एस.एन. बनर्जी करते हैं और अरविंद घोष करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। और ये जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था ना, तो इसके कारण जो उदारवादी थे और जो उग्रवादी थे उनके बीच में मतभेद यहीं पे पैदा हो जाता है। एक का मानना था, उदारवादी चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, वहीं पे उग्रवादी चाहते थे कि ये पूरे भारत में इनका प्रचार हो। इसमें कौन थे? लाल बाल पाल थे। अगर लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो उन्होंने पंजाब से इसका नेतृत्व करा था। यूपी से इसका नेतृत्व अजित सिंह के द्वारा किया गया था। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे से, तो इसका नेतृत्व तिलक के द्वारा किया गया था। ये बताइएगा कि दिल्ली से इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहीं पे वंदे मातरम जो है ना, वो राष्ट्रीय गीत के रूप में उभरता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी। ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन की जो महाराष्ट्र की यात्रा था ना, उनसे प्रेरणा लेके 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में आत्मरंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना कर दिया गया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1875 में दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजरी सेना और बानर सेना का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से था। ध्यान रखिएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में होता है, उससे इनका संबंध था। देखिए, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा आंदोलन था ना, जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग उन्होंने लिया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। ये इसको स्थगित कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता जब 5 मार्च 1931 को किया गया था, तब सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया गया था। यही 5 मार्च 1931 को यहाँ पे इन्होंने 11 सूत्री मांग की थी यंग इंडिया के माध्यम से, और यहाँ पे लॉर्ड इरविन के द्वारा इनको एक्सेप्ट कर दिया गया था। उसके बाद ये 1931 के गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, जहाँ पे इनको कुछ समझ नहीं आता है, फिर ये पुनः इंडिया आके उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1938 में नेहरू जी के द्वारा किया गया था। देखिए, नेहरू जी से क्वेश्चन आता है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के मांग को एक्सेप्ट करा था, उन्होंने मांग रखा था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी के द्वारा, वो भी रावी नदी के तट पे। इसी अधिवेशन में जो है ना, सबसे पहले झंडा को भी कराया गया था, और झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और झंडा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, और इसका साइज कितना है, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हो, तो आप लोग कमेंट करना, जिससे आपका ये रिवीजन हो जाए। इनसे आप 2-3 फैक्ट और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अंतरिम गवर्नमेंट बनाया गया था ना 1946 में, तो ये भी इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। इन्हीं के टाइम में पंचशील समझौता 1954 में होता है। इन्हीं के समय में 1950-51 में योजना शुरू किया जाता है, जो कि पंचवर्षीय योजना इन्हीं के टाइम पे आता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है, जो कि भारत का पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गाँव में हुआ था, और ये 50वां नंबर का अधिवेशन था, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ पे मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य में मिलता है, जिसको हमने यूएसएसआर से एक्सेप्ट करा है। आप इसे रूस या फिर सोवियत संघ भी कह सकते हो। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, भाग 4 के क और 51 आर्टिकल 51 के क में। यहाँ पे जब जोड़ा गया था ना, इसमें टोटल 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे ना, उनको अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, और ये कर्तव्य उनके माता पिता अभिभावक को होगा, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। और इनके लिए सिफारिश कौन करते हैं, तो स्वर्ण सिंह करते हैं। आपसे फंडामेंटल राइट पूछा जाएगा, तो उसे ध्यान रखिएगा। इसके लिए सिफारिश जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, और ये भाग 3 में 12 से लेके 35 तक का है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है। ध्यान रखिएगा, ये केरल का है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य में प्रथम स्थान पे, शिक्षा में, या फिर एसटीजी का जो टॉप है उसमें कौन से राज्य हैं, तो ध्यान रखिएगा ये केरल हो जाएगा। केरल से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है, एक पेरियार टाइगर रिजर्व है, एक पारम्बकुलम टाइगर रिजर्व है, तो दोनों टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है वहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहर में। ध्यान रखिएगा, ये RBI के बारे में पूछा गया,
आरबीआई, इसकी स्थापना कब होती है? तो आरबीआई एक्ट जो 1934 होता है ना, उसके तहत 1935 में इसकी स्थापना कर दिया जाता है। जब इसका स्थापना किया जाता है ना, तो इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कोलकाता में होता है। 1935 से लेकर 37 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही होता है और इसके 4 स्थानीय कार्यालय हैं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके वर्तमान के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि 26वें नंबर के। इनको नियुक्त किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, और ये 3 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया था और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? ध्यान रखिएगा, 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चलता है, जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं नेहरू जी और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन योजना आयोग का पूछा जाएगा तो इसके पहले अध्यक्ष नेहरू और गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना पहली वाली, यहाँ पे फोकस किया गया था एग्रीकल्चर और सिंचाई पे। ठीक है, और इसके लिए सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा नहर यहाँ पे बनाया गया था। इस क्वेश्चन है कि भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये वेल कंपनी को दिया गया है और ये है कहाँ पे? तो ये भोपाल में है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में उद्योग क्षेत्र में किसे ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो ये रतन टाटा जी को दिया गया। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की है? ध्यान रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस से ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है वो कटक में होता है। इनसे 2 अधिवेशन आप ध्यान रखिएगा, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जाके 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते। इनके बारे में 2 नारे दिए थे, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों, तो आप लोग दोनों रट जाइएगा। पहला ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो, और ये जो दिल्ली चलो का नारा है ना वो ईसाई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग रट जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा, 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पे हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला लिया गया था? ध्यान रखिएगा, ये जो असहयोग आंदोलन है ना, रद्द करने का फैसला बारदौली के बैठक में लिया गया था। और ये क्यों लिया गया था? इसका कारण ये था कि जब कहीं कहीं पे 4 होता है, कहीं कहीं पे 5 फरवरी होता है, दोनों डेट आपको याद रखना है। 1922 को चौरी चौरा कांड होता है यूपी के गोरखपुर में। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे टोटल 22 पुलिसकर्मी होते हैं। तो भारत के जो लोग होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा आक्रोश, मतलब उनको काफ़ी गुस्सा आया हुआ रहता है। इन्होंने चारों तरफ से इसको आग लगा दिया और यहाँ पे जो 22 पुलिसकर्मी थे ना सारे के सारे यहाँ पे वो मर जाते हैं। इसके कारण यहाँ पे अहिंसा हो जाता है और गांधी जी को अहिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको रद्द करने का फैसला किया था। क्योंकि उस वक्त वो वारदौली में बैठे हुए थे, तो वारदौली में ही उन्होंने फैसला किया था। देखिए, वारदौली 1928 का जो वारदौली सत्याग्रह था जो कि किसानों के लिए हुआ था, ये सरदार पटेल जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और यहीं पे यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इसे भी ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में 2025 के लिए AI चैटबॉट कुंभ सहायक का शुभारंभ किए थे। ये कितने भाषाओं में उन्होंने करा था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन्होंने 11 भाषाओं में करा था। ये जो चैटबॉट है वो क्या करेगा? देखिए, अगर आप कुंभ जा रहे हो ना तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सुविधाएं कैसी है, ठीक है, वो सब की जानकारी इस चैटबॉट में होगा और लोग इसको बोल के भी और लिख के भी सर्च कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको लॉन्च करा था। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला AI आधारित बैठक कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? ध्यान रखिएगा, ये कंचनजंगा सिक्किम है जो कि यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र है जो कि मिश्रित है। अगर हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1945 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। वर्तमान में भारत में इसमें टोटल 43 जो धरोहर है ना वो शामिल है। ठीक है, 43वां धरोहर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, मोइदम जो कि असम का है। इसका संबंध भी अहोम जनजाति से। अगर 42 नंबर का आपसे पूछा जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा, होयसल मंदिर जो कि कर्नाटका में है। अगर आपसे 41वां पूछा जाएगा तो शांति निकेतन और 40वां धौलावीरा जो कि गुजरात में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। और इसको की स्थापना तो भले 1945 में होता है लेकिन इसमें इंडिया 1983 में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो उसे भी आप लोग ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है तथा किस राज्य में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा ये पंबन ब्रिज है। देखिए आपको यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे ये श्रीलंका, यहाँ पे आपको रामेश्वरम पता होगा, रामेश्वरम द्वीप को ही पंबन द्वीप कहते हैं। तो मुख्य भूमि से रामेश्वरम के लिए ये पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्विमिंग पूल हमेशा छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है। ध्यान रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जितना भी जूठा चीज़ होगा ना वो प्रकाश का वर्तन होगा। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पानी है, पानी में मैंने मछली देखा, तो मछली अपनी वास्तविक जो जगह होता है ना उससे अलग दिखाई देती है। ऐसा क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? प्रकाश अपवर्तन के कारण। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैंने ग्लास में पानी रखा, वहाँ पर पेन रखा, तो पेन जो है ना हमें टेढ़ा दिखाई देगा, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार के द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किस तरंग का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा रेडियो तरंगे का। और रेडियो तरंग एक ऐसी तरंग होती है ना जिसकी इसकी जो आवृत्ति होती है ना काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन इसका जो वेवलेंथ होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अभिक्रिया में उत्पन्न रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है। ध्यान रखिएगा कैंसर के लिए हम लोग गामा किरणें का यूज करते हैं। ठीक है, गामा किरणें की जो आवृत्ति होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह सामान्य दूर या दूर के मार्ग में से डूब जाती है, तो प्रकाश के झुकने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण सर्वाधिक विचलित होता है। देखिए यहाँ पे ये श्वेत प्रकाश है। ठीक है, यहाँ से जब ये गुजरता है ना, देखिए श्वेत प्रकाश जब भी गुजरता है ना तो ये वाइट कलर का ही होता है। जब ये गुजरता है तो 7 रंग में प्रिज्म से 7 रंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बैगनी पिनाला कहते हैं। नीचे बैगनी होता है, ऊपर लाल होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो बैगनी रंग का जो कलर होता है ना वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, इसका विचलन काफ़ी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वही लाल की बात करते हैं तो इसका विचलन काफ़ी कम होता है क्योंकि इसका वर्तनांक क्या होता है? कम होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो आधा होना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर वो अपना पूरा चेहरा देखना चाहता है ना, पूरा शरीर देखना चाहता है, तो अगर 5 फीट का व्यक्ति है तो उसको कम से कम 2.5 फीट का शीशा लाना पड़ेगा, तब उसका पूरा शरीर दिख जाएगा, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? ध्यान रखिएगा रोमर के द्वारा। देखिए ये जो प्रकाश का वेग है ना, इसको प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश की जो चाल होती है ना उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपने ध्वनि में पढ़ा था कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा वो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। लेकिन ये जो वेग होता है ना इसको ये निर्वात में भी संचलित हो जाता है। और प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ किलोमीटर होता है। और सबसे पहले वो निर्वात में होता है, उसके बाद ज़्यादा ये होते हैं गैस में, फिर लिक्विड में, उसके बाद फिर ठोस में। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण की अपक्षरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा लेंस की क्षमता कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है ना वो डायोप्टर होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को किससे नियंत्रित किया जाता है? परितारिका आयरिस से किया जाता है। अगर आपसे आंख पूछेगा कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो ध्यान रखिएगा कॉर्निया को। ठीक है, अगर आपसे आंख से एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, इसका जो लेंस होता है कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। इसके कारण आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है ना वो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। और कैसा बनता है? ये उल्टा बनता है और छोटा बनता है, तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि यूरिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ध्यान रखिएगा यूरिया जो है ना मानव शरीर से रक्त के द्वारा अलग होता है किडनी के द्वारा, क्योंकि किडनी क्या होता है ना ब्लड को फिल्टर करता है, तो यहीं पे यूरिया को भी वो अलग कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वृक्क में प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? ध्यान रखिएगा 1200 सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी किसकी बनी होती है? देखिए जब किडनी में पथरी बनती है या फिर कहीं पे पथरी बनती है तो बस ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं? ध्यान रखिएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुदा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाई से बना होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है ना वो किडनी का संरचनात्मक कार्यात्मक यूनिट भी होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसे भी रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, जो कि मानव के द्वारा उत्पादित किया जाता है।
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ से किया जाता है, ये ब्लड से इसका उत्सर्जन होता है। वहीं पे यूरिया का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो किडनी से, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कैसे होता है, मतलब वो बाहर और अंदर कैसे होते हैं। तो पौधे में पत्ती जो होती है ना, पत्ती, तो इसमें छोटे छोटे से रंध्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। उसी के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा, ये यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग वुमेन कैप्सूल कहते हैं। क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है, ध्यान रखिएगा 140 से 42 ग्राम का होता है किडनी का भार। अगर आपसे लीवर का पूछा जाएगा तो 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। अगर आपसे ब्रेन का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा 1400 से लेकर 1450 ग्राम जो कि मेल में होते हैं, और 1350 से 1400 ग्राम जो होते हैं फीमेल में होते हैं। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। फीमेल में थोड़ा सा ब्रेन कम होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया है, तो उन्होंने भार के आधार पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 7 आवर्त थे, और ग्रुप पूछेगा तो 9 हो जाएगा, तत्व पूछेगा तो 63 उन्होंने रखा था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया, ध्यान रखिएगा, इसे ग्रुप 0 या फिर ग्रुप 18, जिसमें नोबेल गैस है, टोटल 6 गैस है। आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि ये कौन कौन से गैस है, क्योंकि मैं इसे आपको कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार आवर्त अपूर्ण है, तो ये 7वां जो आवर्त है ना वो अपूर्ण है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया, ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 1 में रखा गया, और पोटेशियम और सोडियम जो है ना सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, ध्यान रखिएगा, लिथियम, और सबसे भारी हो जाएगा ऑस्मियम। क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए ये नोबेल गैस पूछा गया जिसकी टोटल 6 संख्या होती है। इसमें रेड्रॉन सबसे भारी होती है जबकि हीलियम सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा है। पहला हाइड्रोजन होता है जबकि लास्टली यूरेनियम होता है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में किया गया था। तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो वो मेंडेलीव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन ग्रुप में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन, टीन और सीसा है, बल्कि रेड्रॉन और जो आर्गन है ना ये नोबेल गैस है, तो इसमें तो ये शामिल होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ्रेनाइट्स और एक्टिनाइट्स समूह का किस ब्लॉक में आते हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी, ध्यान रखिएगा, F ब्लॉक में आते हैं और 28 इनका नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। देखिए जो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज होते हैं ना इनको आवर्त कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर को समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही, आगे चल के कोई तत्व होगा ही नहीं, तो ये न्यूलैंड माने थे, उन्हीं के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश कब से कब तक था, ध्यान रखिएगा, ये टोटल 3 योजना अवकाश एक ही साथ आता है, 1966 से 7, 1967 से 68 और 1968 से 69, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था, ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो हरोड डोमार मॉडल पे ये आधारित थी। क्वेश्चन है एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया था, सबसे पहले तो असम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बजट का पिता किसे कहा जाता है भारत में, तो सबसे पहले बजट इंडिया में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में, ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 75 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जिससे मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ला सकूँ। और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन टेस्ट के दौरान पूछा जाता है ना वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए जिससे वो आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।